दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके एग्रोनॉमी के यहाँ पर हम आपके 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। और इससे पहले जो हमने आपको वीडियो कराई थी तो उसमें भी हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए थे। और जो ये 100वां क्वेश्चन है उस पहले वाली वीडियो का हमने आपको होमवर्क दिया था। तो इसका आंसर कुछ लोगों ने कमेंट में बताया भी था, तो सही आंसर था और हम इसका आंसर आपको बताएंगे। और हम आगे की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देंगे। और यहाँ पर जो आपको AGTS से संबंधित सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख लेंगे, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर हम देर न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। पहले हम पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें पूछी गई थी कि गन्ने की शर्करा सुक्रोज की मात्रा कितनी % होती है। तो इसमें 16% जो आपके सुक्रोज की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाता है आपके 100वें क्वेश्चन का। अब बात करेंगे हम 101 क्वेश्चन से आगे की। तो 101 क्वेश्चन जो हमारा ये हो जाता है कि भारत का सबसे अधिक जो चीनी उत्पादक राज्य है वो कौन सा हो जाता है। तो सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? महाराष्ट्र हो जाता है। और महाराष्ट्र में ही जो है आपकी सबसे अधिक मिलें हैं। तो मिलों की संख्या भी आपकी महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक है। और बात करें यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में हो जाता है प्रथम स्थान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीनी उत्पादक राज्य पूछा गया है। अगर गन्ना पूछा जाता तो आपसे हो जाता उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी हो जाता है 101 का आंसर सही। 102 की बात करें तो गन्ने की अर्धसाली फसल की बुवाई कब की जाती है। जो गन्ना की अर्धसाली फसल होती है तो उसकी बुवाई कब की जाती है। तो उसकी बुवाई जो है आपकी जुलाई माह में जो है अर्धसाली गन्ने की बुवाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 102 का। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 103। 103 है कि गन्ना बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए अंडा जो परजीवी है वो जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग को किसको करते हैं हम। तो किसको प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हम टाइकोग्रामा जो चिलोन्सिस होता है, इसको हम जो है गन्ने में जो बेधक कीट है इसके नियंत्रण के लिए जो हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है 103 का। अब आगे बात करते हैं हम 104 क्वेश्चन। 104 है कि बीज लुप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए गन्ने को बोने से पूर्व उपचारित करते हैं। मतलब जो आपकी लिप्त बीमारी होती है उससे नियंत्रण करने के लिए जो है गन्ने को बोने से पहले किससे उपचारित किया जाता है। तो किससे उपचारित किया जाता है आपका? तो ये किया जाता है एग्लोल से। तो एग्लोल से उपचारित कर कर बोते हैं गन्ने को, जिससे आपकी जो लिप्त बीमारी होती है ये नहीं लग पाती है। तो ऑप्शन सी हो जाता है 104 का आंसर सही। आगे बात करते हैं हम 105 क्वेश्चन। 105 है कि गन्ने के टुकड़े को गर्म पानी में उपचारित करते हैं। तो क्यों करते हैं गन्ने को जो है गर्म पानी में उपचारित? तो यहाँ जो है आपकी सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए, यह अंकुरण बढ़ाने के लिए, यह बीज जनित रोग से नियंत्रित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी बताएंगे 105 का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, यह बीज जनित रोगों के नियंत्रण के लिए जो है जो गन्ने के टुकड़े हैं उन्हें गर्म पानी से उपचारित करते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है सही 105 का। आगे बात करते हैं 106 क्वेश्चन। 106 क्वेश्चन आपका है कि भारत में मुख्य कंद फसल है। तो भारत में जो मुख्य जो कंद फसल हो जाती है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी तो ये हो जाती है आपकी आलू जो है आपकी, ये भारत में मुख्य कंद फसल हो जाती है। और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 106 का। आगे बात करते हैं 107 क्वेश्चन। बुवाई के लिए समूचे आलू का व्यास का आकार कितना होता है। तो जो बुवाई के समय जो समूचा आलू प्रयोग करते हैं बुवाई के लिए, तो उसका आकार कितना होता है? तो उसका आकार रहता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। व्यास जो है इसका रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर सही 107। 108 की बात करते हैं, आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। तो आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो इसकी कितनी हो जाती है? तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की उपज हो जाती है। ऑप्शन बी से ही हो जाता है यहाँ पर 108 क्वेश्चन का। 109 की बात करते हैं। 109 है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट का
प्रतिशत कितना होता है। तो आलू में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आपका 18 से 20% पाया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको इसके पास में मिल जाता है तो आप उसे लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ 18 नज़दीक में है, तो 18% जो है आलू में जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बात करते हैं 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन है कि अधिकतम आलू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जो अधिक आलू जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान हो जाता है आलू उत्पादक में। तो ऑप्शन जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 111 क्वेश्चन। और 111 क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है हम बता दें, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को साथ साथ लाइक भी ज़रूर करते रहेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो अब बात करते हैं 111 क्वेश्चन। तो बीज बोने के लिए आलू का भार होना चाहिए। तो बीज बोने के लिए आलू का कितना भार होना चाहिए, तो इसका भार होना चाहिए आपका 25 से 30 ग्राम जो है आपका भार होना चाहिए आलू का बुवाई के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाता है 111 का। 112 की बात करें, चिप्सोना एक प्रजाति है, तो ये शकरकंद की, जिमीकंद की या आलू की या शलजम की। तो चिप्सोना किसकी है, ये आलू की प्रजाति होती है जिससे चिप्सोना जो मतलब चिप जो तैयार किए जाते हैं, तो ये वो वैरायटी है। तो 12 का आंसर सी हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 113 क्वेश्चन। 113 है कि आलू के कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान। तो आलू के कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना रहता है, तो आलू के कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान जल्दी आंसर बताएंगे आप, तो 17 से 20 जो सेंटीग्रेड तापमान जो है रहता है आपके आलू में कंद बनने के लिए। और आपको 20 से जो है आपको 20 से 22 भी मिल सकता है, या 18 से 20 भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। आगे बात करते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 114। 114 है कि संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पर है। तो जो संकर धान की खेती की जाती है सबसे अधिक, वो कहाँ पर की जाती है, तो वो आपकी चीन में सबसे अधिक की जाती है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। 15वां है एरोइंग का संबंध किससे है। जो एरोइंग होती है, एरोइंग का संबंध किससे है, तो किससे हो जाता है, तो आपका धान से जो है एरोइंग का संबंध हो जाता है। जो धान पक जाता है, ऊपर जो आपकी गन्ना पक जाता है, जब वो उसकी शाखाएं निकल आती हैं तो उसे एरोइंग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही 15 का। 16 का मिट्टी चढ़ाना संबंधित है। तो मिट्टी किस में चढ़ाई जाती है आपकी, तो मिट्टी चने में नहीं चढ़ाई जाती, गाजर में भी नहीं, आलू में भी, लेकिन आलू में चढ़ाई जाती है, गेहूं में नहीं चढ़ाई जाती। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है 116 का। 117 की बात करते हैं। तो आलू का वैज्ञानिक नाम बताना है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या, ट्यूबरोसम जो हो जाता है आपका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। 117 का आंसर सी सही हो जाता है। तो 117 का आंसर क्या हो जाता है, तो 117 का सी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम 118। सोलेनाइजेशन फसल से संबंधित है। तो जो सेलेनाइजेशन है वो किस फसल से संबंधित हो जाता है, तो वो आपका आलू से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम 119 क्वेश्चन की। 119 क्वेश्चन है कि आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो आलू में सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है सिंचाई के लिए, तो कौन सी हो जाती है आपकी, तो ये हो जाती है कंद बनते समय सबसे उपयुक्त या सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी सिंचाई की अवस्था हो जाती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी का आंसर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन 120 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि जो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो भारत में कृषि जो आपके जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हो जाते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं 20 जो है आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और यहाँ पर आगे बात करें 121 क्वेश्चन, तंबाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है पोटेशियम से, क्लोरीन से या बोरोन से या सल्फर से। तो तंबाकू का ज्वलनशील गुण जो है किससे प्रभावित होता है, तो ये आपका होता है
किससे? सल्फर से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 141 का। 142 की बात करते हैं, 122 की। तंबाकू कुल से संबंधित है, तो तंबाकू का कुल कौन सा हो जाता है? तो तंबाकू का कुल जल्दी बताएंगे क्या हो जाता। तो फेवरेसी जो है आपका तंबाकू का कुल हो जाता है, और कपास का क्या हो जाता है? मालवेसी कुल हो जाता है। सोलेनेसी किसका होता है? आलू का हो जाता है। तो ये आपके अलग अलग हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम, डिस्करिंग किस फसल से संबंधित है? तो डिस्करिंग किस से फसल से संबंधित है? तो ये तंबाकू से संबंधित हो जाता है। अब जो आपकी डिस्करिंग होती है, इससे मतलब क्या किया जाता है? तो इससे जो है, जो तंबाकू की नीचे की जो पत्तियां होती है उन्हें तोड़कर अलग कर दिया जाता है, उसे ही डिस्करिंग कहते हैं। तो ऑप्शन जो है सी बी आंसर हो जाएगा 123 का सही। 124 की बात करते हैं। 124 है कि सीड्स कर्तन ट्रोपिंग किस फसल से संबंधित है? तो सीड्स कर्तन जो है आपकी किस फसल से संबंधित हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है तंबाकू से। इससे तंबाकू से संबंधित ऑप्शन बी हो जाता है सही। बात करते हैं 125 की, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो जो आपकी प्राइमिंग होती है ये भी आपकी जो तंबाकू से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन जो है बी आंसर सही हो जाता है 125 का। आगे बात करते हैं 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन है कि तंबाकू में कि 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पौधा डाला जाता है। तो 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए तंबाकू के कितने पौधे डाले जाते हैं? तो कितने डाले जाते हैं? तो ये आपके 1/10 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 127 क्वेश्चन। 127 है कि निकोटियाना टेविटकम प्रजाति के अंतर्गत भारत में तंबाकू के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत में तंबाकू के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका 89%। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 128 क्वेश्चन। 128 है आपका क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई एक संतुलित पद्धति है। तो अंधी गुड़ाई जो है किस फसल से संबंधित हो जाती है? तो ये गन्ने से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 129 क्वेश्चन। 129 है कि 129 में बताना है आपको कि बरसिंग की जो सल में राइबोजियम जो आपका बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती है, तो वो कौन सी प्रजाति हो जाएगी? तो वो हो जाती है आपकी कौन सी? राइजोबियम फोलियम आई हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 129 क्वेश्चन। 129 है कि मोहिनी किसकी किस्म है? तो मोहिनी किसकी किस्म हो जाती है? तो यह आपके मूंग की किस्म हो जाती है मोहिनी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 131 क्वेश्चन। 131 है कि बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। तो बरसीम के बीजों का उपचार किससे करते हैं? तो बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं राइबोजियम कल्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 132 क्वेश्चन। धान का पौधा मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? जो धान की जो पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो डेपोक विधि कहते हैं। क्या? डेपोक। ऑप्शन नंबर जो आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 133 क्वेश्चन। 133 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेहूं में कल्ले निकलते समय बिल्कुल सही हो जाता है। मक्के में नर मंजिल निकलता है, बिल्कुल सही। चने में खुंटी बनना या तंबाकू में शीर्ष कर्तन किया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 133 का? जल्दी बताएंगे। तो इसका हो जाता है आपका चने में खूटिंग नहीं की जाती। खूटिंग नहीं की जाती है चने में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 134 की। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य किससे है? तो रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य किससे हो जाता है आपका? तो एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में कोई जानकारी मतलब बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के काटने से पूर्व की जाती है, या एक वर्ष पर एक फसल उगाना ही आपका रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी आंसर सही हो जाता है 134 का। 135 की बात करें
तो 135 है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो बिग्ना रेडिएटा जो आपका मूंग का वानस्पतिक नाम होता है। आगे बात करते हैं 136 क्वेश्चन। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ पर, पंतनगर बुंदेलखंड में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं 176 क्वेश्चन। 176 की भारत कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाती है, तो ये स्थित आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आंसर से जो था 138 की बात करें। एक हेक्टेयर खेत के लिए पौध प्राप्त करने के लिए तंबाकू की बीज दर कितनी होती है। तो 1 हेक्टेयर में अगर हमें आपकी तंबाकू प्राप्त करनी तो इसकी बीज दर कितनी होगी, तो कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी 100 से 120 ग्राम। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है। बात करते हैं 139 क्वेश्चन। अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। कितना, 7 से कम होता है, 4 से कम होता है आपका अम्लीय मृदाओं का पीएच मान। आगे बात करते हैं 140 क्वेश्चन की। 140 क्वेश्चन आपका सर्वाधिक जो संरंध्रता पाई जाती है वो किस मृदा में आ जाती है। तो ये आपके सोयल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, इन्हें भी आप देख लेंगे। तो 140 का आंसर जल्दी बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो वो सर्वाधिक जो संरंध्रता पाई जाती है किस में पाई जाती है, तो किले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाता है। 141 की बात करें, मृदा में पाए जाने वाले मूल जो खनिज हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो मूल खनिज कौन कौन से हो जाते हैं, जिप्सम है, डोलोमाइट है या क्वार्ट्ज है। तो कौन से मूल खनिज पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके क्वार्ट्ज, जो क्वांट होते हैं ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। आगे बात करें 142 क्वेश्चन। 142 है कि क्षारीय मृदाओं को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनके लिए किस प्रकार से जो है सुधारा जा सकता है। तो क्षारीय मृदा को जल्दी बताएंगे आंसर। 142 का क्या हो जाएगा, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए, चूना का प्रयोग करते हैं अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 143। 143 आपका कि लवणीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम होती है। तो लवणीय मृदाओं में विनिमय सोडियम जो है कितनी होती है, तो कितनी होती है, जल्दी आंसर दें कमेंट में क्या हो जाता है। तो 15 से कम जो है आपकी विनिमय योग्य होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाता है। 144 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी, तो जलोढ़ मृदाएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। बात करें 145 की, खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होने चाहिए। तो खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो आपका 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए। आगे बात करते हैं 146 क्वेश्चन। 146 है कि मृदा रंध्रकार प्रभावित करता है। तो मृदा रंध्रकार प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, तो ये जो करता है आपका उपरोक्त सभी के लिए करता है। तो वायु एवं जल संचार के लिए, मिट्टी की जलधारण क्षमता के लिए, मिट्टी का भरपूर भोजन के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो 146 का आंसर डी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 147। 65% सिल्ट वाली मृदाओं को क्या कहते हैं, बलुई दोमट, दोमट या सिल्ट दोमट या चिकनी दोमट। तो उसे बोला जाता है सिल्क दोमट। 147 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है चिकनी मृदा बोला जाता है। क्या, चिकनी मृदा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। 148 की बात करें, चिकनी मृदाओं के कणों का व्यास कितना होता है। तो चिकनी जो मृदाएं होती है इनका जो व्यास है वो कितना रहता है चिकनी मृदाओं का, तो 0.002 मिमी जो mm से कम रहता है। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाता है 148 का। 149 की बात करें, 149 है कि मृदा कणों की व्यवस्था को कहते हैं। तो मृदा कणों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो मृदा गठन, मृदा सुगंधता, मृदा संरचना या मृदा गाढ़ापन। तो मृदा संरचना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 150 क्वेश्चन की। 150 है कि मृदा संरचना संबंधित है। मृदा संरचना संबंधित है कणाकार वितरण से, मिट्टी के कणों के समुच्चय से, मृदा के कणों के विन्यास से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृदा के कणों के विन्यास से हो जाता है
मृदा संरचना संबंध। आगे बात करें 151 की, सामान्य दशाओं में निरपेक्ष घनत्व कण घनत्व ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। तो कितना माना जाता है? तो सामान्य दशाओं का जो निरपेक्ष जो घनत्व कण घनत्व ग्राम प्रति जो घर सेंटीमीटर में माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 2.65 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 152 क्वेश्चन की, सबसे अधिक संसंजन का गुण किस मिट्टी में माना जाता है? तो किस मिट्टी में माना जाता है? तो यह आपका चिकनी मृदा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। आगे बात करते हैं 153 की, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना कितनी मतलब कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो ये आपकी हो जाती है जो कड़ी कायम हो जाती है, ये मृदा संरचना हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 154 की, ढाल खेत में जुताई करनी चाहिए। तो ढाल खेत में जुताई करनी चाहिए तो कितनी जुताई करनी चाहिए? तो बाढ़ के विपरीत दिशाओं में। तो इसने जो है आपकी ढाल के खेत में जुताई की जाती है। ऑप्शन ब सही हो जाता है। बात करते हैं 155 क्वेश्चन। 155 की समोच्च मेड़बंदी उपयुक्त है। समोच्च मेड़बंदी जो उपयुक्त है वो कहाँ से हो जाती है? तो वो कहाँ से होगी? वो हो जाती है आपकी उड़द से। तो उड़द हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 157, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदाओं के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं 158 क्वेश्चन। 158 है कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो कंपोस्ट में जो आपकी नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो कंपोस्ट में जो कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी 0.50%। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 159 क्वेश्चन, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। तो पोटास का प्रयोग किस फसल को बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है आपके पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं 140 क्वेश्चन। 140 से कि 400 किलोग्राम डीएपी से कितने फास्फोरस की पूर्ति होगी? जो 40 किलोग्राम डीएपी है उससे कितने फास्फोरस की आपूर्ति होगी? तो उससे आपकी आपूर्ति होगी 184 किलोग्राम की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर आपका। बात करते हैं 161 क्वेश्चन की। 161 क्वेश्चन है कि 200 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट से कितने नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है? जो 200 किलोग्राम जो डाई अमोनियम फास्फेट्स है उससे कितने नाइट्रोजन की पूर्ति होती है? तो कितने नाइट्रोजन की पूर्ति होती है? तो उससे 36 किलोग्राम जो आपकी नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति होती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। आगे बात करें 162 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा हो जाता? तो नाइट्रोजन आपका प्राथमिक पोषक तत्व हो जाता है। ऑप्शन बी से। आगे बात करते हैं 143 क्वेश्चन, पौधों के कुल आवश्यक तत्व हैं। पौधों के लिए जो है कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? तो कितने हो जाते हैं? तो 16 हो जाते हैं। वैसे तो आपके 17 पोषक तत्व हैं लेकिन ऑप्शन में आपको 16 दिया हुआ है, 18, 14, 20 है। तो इसलिए आंसर आपका कौन सा? बी ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन सा है सूक्ष्म पोषक तत्व आपका? तो कौन सा हो जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व? तो ये आपका हो जाता है बोरोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं 165 क्वेश्चन। 165 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा हो जाता है? तो नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, लेकिन गंधक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें जो फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा है वो होगी, तो वो किस प्रकार से जो है आपकी होगी? तो वो होगी 16%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बात करते हैं 167 क्वेश्चन। 167 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? तो यहाँ पर बताना है द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है द्वितीयक पोषक तत्व?
तो ये हो जाता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है द्वितीय पोषक तत्व है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 167 का। 168 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग नहीं की जाती। तो हरी खाद के लिए किस फसल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ज्वार का। ऑप्शन जो है डी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 169 क्वेश्चन। 169 है कि अधिकांश पौधे द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है। तो अधिकतर जो पौधों के द्वारा है वो नाइट्रोजन ली जाती है। वो क्यों ली जाती है नाइट्रोजन, तो वो आपकी हो जाती है क्या, क्लोराइड के रूप में। सॉरी, 169 क्वेश्चन, 169 का आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 170 क्वेश्चन। 170 की कार्बनिक उर्वरक है। तो कार्बनिक उर्वरक है, तो कार्बनिक उर्वरक हो जाता है किससे, आपका यूरिया से। यूरिया से हो जाता है। ऑप्शन जो है ए सही है। आगे बात करते हैं 171 क्वेश्चन। 171 है, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है तो किस रूप में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी एमाइड के रूप में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर आपका 172, किसान खाद जिसे CNA में नाइट्रोजन प्रतिशत कितनी होती है। तो किसान खाद में जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 25%। ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर। बात करते हैं 173, पेड़ पौधों में क्या है, एक बार रुकेंगे, पेड़ पौधों में यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर बताना है जो पेड़ों में नाइट्रोजन है किस रूप में उपस्थित रहती है। तो किस रूप में उपस्थित रहती है, तो ये रहती है आपका प्रोटीन के रूप में जो है पौधों में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 173 का। 174 की बात करें, CHO मिलकर पौधे का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है बनाते हैं। तो CHO कितने मिलकर भाग बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आपके 95% भाग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बात करें 175, नील हरित एल्गी नाइट्रोजन स्थित जो करती है। तो जो नील हरित शैवाल हैं वो किस फसल में जो आपके इस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। तो किसको करते हैं वो, तो वो करते हैं आपको फास्फोरस को। तो फास्फोरस को जो है वो आपके एल्गी नाइट्रेज में स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। 176 की बात करें तो 176 हो जाता है कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा हो जाता है। तो पौधों की जड़ों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व हो जाता है, तो जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाता है। तो फास्फोरस जो होता है वो पौधों की जड़ों की जो विकास के लिए जो है आवश्यक हो जाता है। तो इसका आंसर 176 का क्या हो जाता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाता है 176 का। आगे बात करें 177, सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थापित जो यौगिकीकृत करने की क्षमता है। तो सबसे अधिक जो आपकी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो संस्थापित की जाती है या यौगिकीकरण की जाती है उसकी क्षमता होती है, तो किस में इसकी क्षमता होती है, तो वो सींजी में होती है। ऑप्शन बी हो जाता है 177 का सी। 178 की बात करें, सामान्य मृदाओं में जो नाइट्रोजन प्रतिशत होती है, जो सामान्य मृदाएं होती हैं उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है। तो उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, तो जल्दी बताएंगे आप। तो उसमें 0.5 जो है आपकी नाइट्रोजन होती है। तो कितनी, तो एक तरीके से भी से याद करते हैं, 58-54। तो 0.5% आपकी क्या होती है, तो नाइट्रोजन होती है। और फास्फोरस की बात करें तो 0.25% आपकी फास्फोरस होती है। पोटास की बात करें तो 0.5% आपकी पोटास होती है। तो आप इस तरह से यहाँ याद भी रख सकते हैं कि मृदा में कितना कितना इनका मान होता है। आगे बात करते हैं 179 क्वेश्चन। 179 कि धान के पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। जो पौधे जो होते हैं धान के वो नाइट्रोजन के किस रूप में लेते हैं।
तो किस रूप में लेते हैं वो, तो अमोनियम NH4 के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है 179 का। 180 की करें, भारतीय मृदा में कार्बन पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो जो भारतीय मृदाएं होती हैं उनमें जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो कितनी जो है होते हैं, तो 0.6% भारतीय मृदा में कार्बन पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है। बात करें 181, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करने का प्रभाव होता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो प्रयोग करने का प्रभाव है वो कौन सा हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका अम्लीय। तो अम्लीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। बात करते हैं 182 क्वेश्चन। तो जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक एक क्या हो जाता है, ये राइबोसोम है, नीला हरित शैवाल है, ये जो वेक्टर है, तो क्या हो जाता है, तो ये आपके उपरोक्त सभी हो जाता है। तो जैव उर्वरक आपका राइजोबियम से हो जाता है, नील हरित शैवाल भी है, तो एग्रो जो ट्रोवेक्टर है ये भी आपका कैसा हो जाता है, जैव उर्वरक। 183 की बात करें तो ये हो जाता है, आयतन के आधार पर भूमि में कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत होते हैं। किसके आयतन के आधार पर बताना है आपको कि भूमि में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं। तो वो कितने प्रतिशत होते हैं, वो 5% होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है। आगे बात करें हम आपके 184 क्वेश्चन, दलहनी फसलों में बीज उपचार किया जाता है। जो आपकी दलहनी फसल होते हैं उनमें बीज उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो राइबोसोम जो है इसका उपचार करते हैं। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 185, तो हरा आलू किसके कारण जो है जहरीला हो जाता है, तो वो हो जाता है सोलेनीन के कारण जो है जहरीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका 185 का। और बात करें 186 क्वेश्चन, 186 में आपको यहाँ पर सुमेलित करना है और नीचे आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार से ये मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, तो इन्हें पहले हम ऐसे ही मिला लेते हैं। तो आपकी अरहर जो है फसल वो किससे संबंधित हो जाती है, तो ये अवरोधी होती है। कौन सी अवरोधी होती है, सॉरी चना जो है आपका अवरोधी होता है। और बात करें आपका जो अरहर होता है वो आपकी अरहर की जो किस्म है प्रचलित किस्म है उपास 120। और धान की जो प्रजाति हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, तो धान की प्रजाति आपकी रत्ना हो जाती है जो कि आपकी गीतांजलि। तो यहाँ पर देख लेंगे पहले का कौन सा, तीसरा, दूसरे का कौन सा हो जाएगा आपका चौथा, और जो तीसरा है तीसरे का क्या हो जाएगा आपका पहला, और चौथे का हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 187 क्वेश्चन, तो एग्रो एजोलो कल्चर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो एग्रो एजोलो जो कल्चर का प्रयोग है वो किस फसल में करते हैं, तो वो फसल में करते हैं हम आपकी मक्का में भी करते हैं, ज्वार में भी, बाजरा में भी। तो उपरोक्त सभी में जो है जो एग्रो एजो कल्चर है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी सही है। आगे बात करते हैं हम 188, राइबोसोम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक हो जाता है। तो जो राइबोसोम कल्चर है उसका प्रयोग करते हैं हम तो किस फसल के लिए लाभदायक हो जाता है, तो वो आपका लाभदायक हो जाता है दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों के लिए लाभदायक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है 188 का। 189 की बात करें, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1808 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की। आगे बात करते हैं हम 190 क्वेश्चन। 190, खरीफ की फसल पककर तैयार होती है। तो खरीफ की फसल कब पककर तैयार होती है, तो कब पककर तैयार होती है, तो ये होती है आपकी जो अक्टूबर और नवंबर जो खरीफ की ऋतु है इस ये पककर तैयार हो जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। 191 की बात करें, जड़ों पर ग्रंथियां किस फसल में पाई जाती हैं। तो जड़ों पर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो किस फसल पर पाई जाती हैं, तो वो आपकी उड़द में भी पाई जाती हैं, मूंग में भी और अरहर में भी। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। ये सारे उपरोक्त सभी हैं। आगे बात करते हैं 192 क्वेश्चन। 192 की ऊसर भूमि में
उगाने के लिए संतुष्टि फसल है। तो ऊसर भूमि में उगाने के लिए कौन सी फसल जो है आपकी हो जाती है? तो यहाँ पर हो जाती है आपका जो है आपकी कपास है, धान है, उपरोक्त सारी हो जाती हैं। ये सारी जो आपकी फसलें हैं इन्हें जो है ऊपरी भूमि में उगाया जा सकता है। 193 की बात करें, रिच का लूसन फसल है। जो रिच का या लूसन फसल है वो आपकी एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, उपरोक्त में से सभी है। तो वो किस में हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी ए बहुवर्षीय फसल। ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी सी सही है। आगे बात करते हैं 194 क्वेश्चन। तो 194 की घास कुल पोएसी कुल में है। तो घास कुल में कौन कौन से आपकी धान भी आ जाता है, गेहूं भी आ जाता है, गन्ना भी आ जाता है, उपरोक्त सभी आ जाते हैं। धान का कुल भी आपका पोएसी या ग्रेमिनी होता है और गेहूं का भी आपका पोएसी या ग्रेमिनी। गन्ना का आपका क्या होता है? पोएसी भी होता है और ग्रेमिनी भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है आपका। 194। 195 की बात करें, मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, लोबिया, इनका फसल चक्र क्या वर्ष का हो जाता है? तो क्या वर्ष का हो जाता है इनका? तो ये हो जाता है आपका 3 वर्ष का फसल चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम 196 क्वेश्चन। 196 क्वेश्चन है कि पूसा विशेष जो H2851 प्रजाति है वो किस फसल की प्रजाति हो जाती है? तो वो किस फसल की प्रजाति हो जाती है? तो वो आपकी गेहूं की प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। 197 की बात करें, बीज वर्धक हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? तो बीज वर्धन के लिए जो गेहूं की जो विस्थापन दूरी है वो कितनी रखी जाती है? तो वो 3 मीटर रखी जाती है। चाहे आपका प्रमाणित बीज से पूछ ले या आपका रजिस्ट्रेशन बीज जिससे भी पूछ ले, तो उसकी जो विस्थापन दूरी है वो कितनी होती है? तो 3 मीटर होती है। अब 197 की बात करें तो 197 का आंसर क्या हो जाता है? जल्दी आप आंसर दें। तो क्या होता है आंसर? तो इसका आंसर हो जाता 3 मीटर दूरी होती है। 3 मीटर दूरी ऑप्शन नंबर ए सही है। 198 की बात करें, 198 क्वेश्चन हो जाता है कि 2 पानी उपलब्ध होने पर गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसमें हमने इसको अच्छी तरीके से बताया है कि गेहूं की जो 6 अवस्थाएं हैं उनको अच्छी तरीके से बताया है। 1 पानी की उपलब्धता ज़रूरत है तो कब दी जाएगी? 2 की ज़रूरत है, मतलब किसान के पास 2 ही सिंचाई के साधन है तो वो कब की जाएगी? 3 साधन है तो कब की जाएगी? वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपका। तो 2 पानी उपलब्ध होने वाली गेहूं की सिंचाई तो कौन सी हो जाती है आपकी? जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो क्या हो जाता है? तो इसका ताजमूल जो क्राउन जड़ अवस्था एवं दुग्ध अवस्था पर जो है सिंचाई करते हैं। ऑप्शन नंबर दे सही हो जाता है आपका। आगे बात करते हैं 199 क्वेश्चन। 199 की शिखर जड़ ताजमूल जो सियाराई पर गेहूं में जो सिंचाई न करने पर हानि होती है। अगर सियाराई अवस्था पर हम पानी मतलब सिंचाई नहीं करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो उस पर असर पड़ेगा जो स्थायी जड़ों का विकास नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कल्लों की संख्या कम रह जाती हैं, बिल्कुल सही है। कल्ले आगे पीछे निकलते हैं, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी हानियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम गेहूं की बोनी जाति में दाने और भूसे का अनुपात क्या रहता है? और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो आपका 200 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या सही रहता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।